गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप अच्छे से होंगे। आज हम लोग अपने जीएस के पैटर्न में सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान को जानने से पहले थोड़ा सा हम यह जान लेते हैं कि आखिर संविधान क्या होता है, संविधान कहते किसे हैं। हम बार बार ये बात करते हैं कि संविधान में ये बात है, संविधान में वह बात है। बातें ठीक हैं, लेकिन संविधान कहते किसे हैं। संविधान जो है वह दो शब्दों का योग है, सम धन विधान। संविधान जो है वह दो संस्कृत के दो शब्द सम और विधान से मिलकर के बना हुआ है। समधन विधान, इसका अर्थ इसको मिला देने के बाद बनता है आपका संविधान। अर्थात ऐसे नियमों का समुच्चय, संविधान जो है ऐसे नियमों का समुच्चय होता है। यह एक ऐसी संहिता होती है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र, किसी भी संस्था या किसी भी समुदाय, जिसको हम एक घोषित रूप से यह मान ले कि हम ऐसे नियमों द्वारा, ऐसे कानूनों द्वारा बंधे रहेंगे, संचालित करेंगे, उन समस्त विधानों का जो एक पुस्तकीय रूप होता है वह संविधान होता है। यद्यपि पुस्तकीय रूप कह देने से थोड़ा सा इसमें कमी आ जाती है, इसलिए कि आप कुछ देश का संविधान ऐसा पाएंगे जो लिखा ही नहीं गया है, अर्थात वह अपुस्तकीय है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एज लाइक एक बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए का जो संविधान है वह अलिखित है, किंतु यह केवल कहने में है। बाकी संविधान वहाँ का भी लिखा गया है, लेकिन अलिखित उसे माना जाता है। तो संविधान जो है क्या है, नियमों का ऐसा समुच्चय है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र या कोई संस्था अपने आप को संचालित करती है। अब रही बात भारतीय संविधान की, तो भारत का भी संविधान ऐसे ही कानूनों का, ऐसी ही विधियों का एक संकलन है जिसके द्वारा भारत राष्ट्र संचालित होता है। और ध्यान देने की बात यह है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो मैंने बताया कि भारत का जो संविधान है वही सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में वहाँ की संसद सर्वोच्च है। यूएसए में वहाँ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो है यूएसए की, वह सर्वोच्च है। वह किसी भी विधि को वह बदल सकती है। ब्रिटेन में संसद किसी विधि को बदल सकती है। भारत में संसद विधियां तो बदल सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है, वह रिव्यू देख सकती है। अगर संविधान के सम्मत आपका परिवर्तन नहीं है तो संसद में संख्या बल के अनुरूप आप विधियों को बदल नहीं सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और इस भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। हम आज के इस चैप्टर में भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और उन विशेषताओं का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन के रूप में बहुत बारीकी से पूछ लेते हैं, और हम जानते तो होते हैं लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। और उसका प्रतिफल यह होता है कि हम प्रतियोगिता में एक सवाल सही करने से जानते हुए भी वंचित रह जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले भारतीय संविधान की तमाम विशेषताएं हैं, एक सरसरी नज़र से हम सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं। जो भारत का संविधान है वह सबसे दुनिया का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान है। दूसरी इसकी विशेषता है यह लिखित संविधान है। इसकी तीसरी विशेषता प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसकी व्यवस्था करता। अभी मैं डिटेल करता हूँ, अभी मैं चीज़ों को व्यापक रूप से समझाऊंगा।
उसके बाद हमारे संविधान की अगली विशेषता है कि यह जो है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसकी अगली व्यवस्था है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की यह उपबंध करता है या उसके बारे में बात करता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा इकहरी नागरिकता और भारत का संविधान कठोर एवं लचीले संविधान का अद्भुत समन्वय है। यह न तो बिल्कुल कठोर संविधान कहा जा सकता है और न ही बिल्कुल नम्य। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। भारत में वयस्क मताधिकार दिया गया है, आपातकालीन उपबंध है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च संविधान है। ये कुछ विशेषताएं इसकी हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। जब संविधान लागू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उस समय संविधान में अनुच्छेद तो 395 ही थे, लेकिन इसकी अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो विभिन्न संशोधनों द्वारा, जैसे नवीं अनुसूची जो है, पहले ही संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची बढ़ाई गई। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तो उसका उत्तर है 1951। उस संशोधन द्वारा बढ़ाया क्या गया, 9वीं अनुसूची बढ़ाई गई। बाद में जब हम अनुसूचियों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम यह देखेंगे कि 9वीं अनुसूची में आखिर किस बात का उपबंध किया गया है। उसी तरह से 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 1985 में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची और 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा 12वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा दूसरी इसकी विशेषता है, यह लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है यह पूरी तरह अक्षरशः लिखा गया है। इसमें किसी तरह का जो परिवर्तन है वह नहीं किया जा सकता, या अगर कुछ संशोधन करना है तो उसके लिए व्यवस्था, उस संशोधन के लिए व्यवस्था भी संविधान में दिया गया है। मज़े की बात यह है कि यह संविधान पूरी तरह से जो भी गाइडलाइन करता है राष्ट्र के लिए, वह लिखा गया है। इसकी अगली जो विशेषता है वह है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ समझने की बात यह है, ये सभी शब्द जो हैं राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनाओं को या विचारधाराओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। इसके प्रत्येक शब्द प्रभुत्व संपन्न, आखिर प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? समाजवादी क्या है? पंथ निरपेक्षता क्या है? प्रभुत्व संपन्न का आशय यह है कि हम पूरी तरह से, हम मीन्स वी आर, मतलब भारत के लोग, अर्थात भारत किसी भी रूप में किसी अन्य राष्ट्र के किसी तरह के दबाव में नहीं है। अर्थात हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह है प्रभुत्व संपन्नता। उस पर किसी भी अन्य राष्ट्र का कोई दबाव नहीं स्वीकार होगा। तो भारत का संविधान जो है, यह भारत को एक प्रभुत्व संपन्न देश घोषित करता है।
इसकी दूसरी विशेषता है समाजवादी। दरअसल राजनीतिक विचारधारा में जो समाजवाद है वह उससे मिलता जुलता समाजवाद भारतीय संविधान का समाजवाद नहीं है, या भारतीय समाजवाद का जो स्वरूप है काफ़ी कुछ यहाँ समाजवाद है क्या, पूंजी पर स्वामित्व जो है वह सबका हो, यह बिल्कुल समाजवादी विचारधारा है। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं था। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही बेहतरीन विचारधारा, हमारा जो समाजवाद है वह जिस तरह से संविधान कठोर और लचीले तथ्यों का समन्वय है, उसी तरह से हमारा जो समाजवाद है न तो यह पूरी तरह से पूंजीवाद को प्रश्रय देता है और न तो पूरी तरह से समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को प्रश्रय देता है, बल्कि यह आर्थिक न्याय, एक ऐसे आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है अपने समाजवाद के अंतर्गत, जिसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 39, 39ब और 39 के अंतर्गत किया गया है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे भाग 4 में, भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व है, जब हम यहाँ नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम इस समाजवादी शब्द की व्याख्या का बिल्कुल डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इसकी अगली विशेषता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष होने का आशय यह है कि भारतीय राष्ट्र द्वारा, भारत द्वारा या भारतीय संसद द्वारा या भारत के संविधान द्वारा किसी भी खास धर्म को, किसी भी खास धर्म को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी ऐसे धर्म को राष्ट्र का धर्म नहीं स्वीकार किया जाएगा। राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म समान महत्व के होंगे, सबका महत्व बराबर होगा। सब तो हम बात कर रहे थे पंथ निरपेक्षता की। पंथ निरपेक्षता को एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि राष्ट्र द्वारा किसी भी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, बल्कि देश के या संविधान की दृष्टि में सभी धर्मों का समान महत्व है। लोकतंत्र, यहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा और यह गणराज्य होगा, अर्थात यहाँ का जो शासन प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। इसकी अगली विशेषता है कि यह संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। शासन, लोकतंत्र में शासन की कई प्रणालियाँ हैं, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जनता राष्ट्र प्रमुख को सीधे सीधे निर्वाचित करती है, वोट करती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। हम यहाँ वोट करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, उसके बाद राष्ट्र के प्रमुख का चयन वह करते हैं। तो इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली है। इसकी अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका पर किसी भी तरह का, किसी दूसरे अन्य घटक का, जैसे लाइक कार्यपालिका या विधायिका, इनका कोई दबाव नहीं है, बल्कि भारत की जो न्यायपालिका है वह बिल्कुल स्वतंत्र है। अगली विशेषता भारतीय संविधान की यह है कि इसने लिखित रूप में लोगों के मौलिक अधिकारों को तय किया है। भारत में व्यक्तियों का जो भी मौलिक अधिकार है वह संविधान प्रदत्त है, और जब हम इसे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक उल्लिखित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये सभी अलग अलग चैप्टर हैं। जब हम इनमें चैप्टर वाइज वहाँ पहुँचेंगे तब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं। 1978 से पहले इन मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 7वें मूल अधिकार जो
हमें आर्थिक अधिकार प्रदान करता था, उसे निरसित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया और अब इसे एक अनुच्छेद 300 क में समायोजित किया गया है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक सवाल यहाँ ज़रूर कई बार पूछ लिया जाता है कि जिस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? थोड़ा कन्फ्यूजिंग करते हैं, ऑप्शन भी इस तरह से बनाते हैं, तो आपको नहीं भूलना है उस समय मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। मूल अधिकारों के बाद संविधान ने लोगों को मूल अधिकार तो दे दिया, यह राज्य के लिए एक निषेधात्मक अधिकार है, अर्थात राज्य को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के प्रति निषेधात्मक अधिकार प्राप्त है, जबकि इसके अगले ही चरण में राज्य को कुछ निदेशक तत्व बताए गए हैं संविधान द्वारा कि आखिर आपको क्या करना है। यह मेनली गांधीवादी विचारधाराओं का समन्वय है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। महत्वपूर्ण एक भाग है यह। इसका अध्ययन हम डिटेल में जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मौलिक अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ नागरिकों का कोई मौलिक कर्तव्य ही नहीं था। और आप जानते हैं कि अधिकारों का सृजन कर्तव्यों के आधार पर ही निर्भर है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भाग 4 का एक अमेंड किया गया 1976 में 76 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्यों का यहाँ उल्लेख किया गया। इसकी अगली विशेषता यह है कि जो भारत की नागरिकता है वह इकहरी नागरिकता है। यद्यपि भारत में कई सारे राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आप चाहे जिस भी राज्य के निवासी या नागरिक क्यों न हो, आप भारत के नागरिक होंगे। यह है इकहरी नागरिकता। जबकि यूएस की जो नागरिकता है वह दोहरी नागरिकता है। वहाँ व्यक्ति जो है सब एक अपने प्रांत का भी नागरिक होता है और दूसरा वो यूएस से संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का भी नागरिक होता है। भारत में सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, चाहे वो स्त्री हो या वह पुरुष हो, समान मत का अधिकार दिया गया है। वयस्कता के आधार पर मत देने का अधिकार भारत का एक अभिनव प्रयोग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सभी देशों ने मताधिकार देते समय बहुत सारे प्रयोग किए। सबसे पहले आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, लैंगिक आधार पर तरह तरह के विभेद होते रहे हैं। लेकिन भारत में चाहे आप महिला हों, चाहे आप पुरुष हों, आप अधिकारी हों, उद्योगपति हों, सामान्य नागरिक हों, खिजान हों, आपको बराबर मताधिकार का अधिकार दिया गया है। यह आपातकालीन उपबंधों को 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड 360, 352, 356 और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो संविधान है वह विशेष स्थितियों में आपातकाल का वर्णन करता है। अंत में इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले। आखिर कठोरता से क्या आशय है? संविधान की कठोरता या लचीलेपन से क्या आशय है? तो कठोर होने का आशय यह है कि किसी भी संविधान में
अगर संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दुरूह हो तो उसे कठोर कहा जाता है। इसका जस्ट अपोजिट, इसका तुरंत का जो विलोम है, अगर ऐसा नहीं है, बार बार सामान्य स्थितियों में संविधान में परिवर्तन कर लिया जाए बिना किसी कठिनाई के, तो वह लचीला संविधान होता है। लेकिन भारत में कठोर और लचीले संविधान का अद्भुत समन्वय है। यहाँ कुछ तरह के जो अमेंड हैं, संशोधन हैं, वो बहुत सामान्य स्थितियों में हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संशोधन होते हैं जिन्हें न सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ देश के आधे से ज़्यादा राज्यों को जब स्वीकृत होता है तब जाकर के वह संशोधित हो पाता है। तो इस तरह से यह कठोर एवं लचीले संविधान का अद्भुत समन्वय है। आज के चैप्टर में हमने यह देखा कि भारतीय संविधान की सामान्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आखिर भारत का जो संविधान है क्यों विशेष है और इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर हमने एक संक्षिप्त दृष्टि रखा और परीक्षा के उपयोग में जो भी यहाँ सवाल आते थे हमने आपको टॉपिक में बताया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने देखा भारतीय संविधान की विशेषता क्या थी। इसे हम एक एक पॉइंट के अंतर्गत अच्छे से डिस्क्राइब किए और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने उन सभी का उल्लेख किया। आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी परीक्षा में अब तक आया हुआ है या आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है, उन सभी चीज़ों का यहाँ आपने एक विस्तृत ब्यौरेवार अध्ययन किया। आगे की क्लास में आप जुड़े रहिए और भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक में जो भी टॉपिक होगा आपको परीक्षा के संदर्भ में जो सबसे बेहतरीन चीज़ें होंगी वो यहाँ मिलेंगी। आप और भी जगहों पर पढ़ते होंगे, उनसे आप तुलना भी कर सकते हैं। आप यहाँ पाएंगे कि कम समय में सबसे महत्वपूर्ण है समय। सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है वह है टाइम। तो यहाँ आपको सबसे कम समय में परीक्षा के लिए उपयोगी जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उनसे अवगत कराए जाने की कोशिश रहेगी। और हमें उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे हमारे साथ। यहाँ जो कुछ भी दिया जा रहा है या आपके लिए जो श्रम किया जा रहा है हमारी फैकल्टी द्वारा या व्यक्तिगत मेरे द्वारा, मुझे आपसे किसी मूल्य की उम्मीदें नहीं है, बस आपकी सफलता की शुभकामना करता हूँ। आपके श्रम के लिए, आपके परिश्रम के लिए ईश्वर से शुभकामनाएं करता हूँ। अगले चैप्टर में हम फिर एक सारगर्भित विषय पर भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक पर पहुँचेंगे और वहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किया जाएगा, बातचीत होगी। धन्यवाद।